नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी दलों में चुनावी सरगर्मियां चरम की ओर बढ़ रही हैं। इस बीच चुनावी चंदे पर मोदी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मंगलवार यानी 12 मार्च तक सारी डिटेल साझा करने को कहा है। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल्स 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है। यानी अब चुनाव से पहले ही जनता को पता चल जाएगा कि किस दल ने किससे कितना चुनावी चंदा लिया है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। ऐसे में बीजेपी को बहुत से राज खोलने पड़ेंगे, जो चुनाव में विपक्ष को हमले का एक बड़ा मुद्दा दे सकता है। वहीं चुनावी चंदे पर बीजेपी सरकार घेरे में है, तो वहीं चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि आखिर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने चुनाव से ऐन पहले इस्तीफा क्यों दिया? सवाल टाइमिंग यानी समय को लेकर है। वहीं चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के आसपास अरुण गोयल के अचानक पद छोड़ने से चुनाव आयोग और मोदी सरकार की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल अब खड़े होने लगे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। चुनाव से पहले मोदी सरकार कटघरे में है। चुनाव आयोग की नियुक्ति और चुनावी चंदे पर केंद्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मंगलवार यानी 12 मार्च तक सारी डिटेल्स साझा करने को कहा है। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। दरअसल 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है। चुनावी चंदे के खुलासे के लिए एसबीआई की 30 जून यानी चुनाव के बाद तक का समय देने की मांग कई सवाल खड़े कर रही है। क्या एसबीआई केंद्र की बीजेपी सरकार को बचाना चाह रही है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड किसने खरीदा और किसे दिया, इसकी डिटेल एक ही जगह रखी जाती है, लेकिन अलग अलग। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि डोनर और रिसीवर की डिटेल अलग अलग सीलबंद लिफाफों में मुंबई की मेन ब्रांच में रखी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डोनर और रिसीवर की डिटेल एक ही ब्रांच में है, तो फिर इसे जमा करने के लिए एसबीआई और टाइम क्यों मांग रहा था? दरअसल सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को ही मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वालों में एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का दावा है कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए 16,492 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। चुनाव आयोग में दाखिल 2022 से 23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 1,294 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, जबकि उसकी कुल कमाई 2,360 करोड़ रुपए रही। यानी बीजेपी की कुल कमाई में 40% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का रहा। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 से 2021 और 22 के बीच बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5,271 करोड़ रुपए का चंदा मिला। सबसे ज्यादा चंदा उसे 2019 से 20 में मिला था। वो चुनावी साल था, तब बीजेपी को 2,555 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से आया था। अब बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलने पर विपक्ष हमलावर है। चुनावी चंदे पर बीजेपी सरकार घेरे में है, तो वहीं चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे की खबर ने सबको हैरान कर दिया। आखिर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने चुनाव से ऐन पहले इस्तीफा क्यों दिया? सवाल टाइमिंग यानी समय को लेकर है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। अप्रैल मई में मतदान होना है। साथ ही आयोग की टीम हर राज्य का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रही है।
चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के आसपास अरुण गोयल के अचानक पद छोड़ने से आयोग की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो पहले ही चुनाव आयुक्त अनूप पांडे के रिटायरमेंट से चुनाव आयोग में 2 आयुक्त की जगह एक ही आयुक्त बचे थे और अब दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया। अब चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि राजीव कुमार ही बचे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून की वजह से पहले से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सवालों के घेरे में थी। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के बच जाने से विश्वसनीयता पर नए सिरे से सवाल उठना लाजमी है। अगर मोदी सरकार 1-2 दिन के भीतर 2 चुनाव आयुक्तों के खाली पदों पर नियुक्ति नहीं करती है तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव का सारा जिम्मा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर ही होगा। चुनाव कार्यक्रम और मतदान कराने से संबंधित हर प्रक्रिया में फैसला राजीव कुमार ही लेंगे। ये चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाने के मकसद से तालमेल नहीं खाता है। साफ है, चुनावी चंदा हो या चुनाव आयोग, हर मुद्दे पर केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की SBI की मांग को खारिज कर दिया है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ एडवोकेट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय बंसल जी जुड़ चुके हैं। संजय बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ चुके हैं। सुधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि देखिए, कोर्ट के फैसले में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगी सर। संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, मैं कह रही हूँ कोर्ट के फैसले में सर क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी। जी, मैं ये फरमा रहा था कि जो फरवरी 2024 का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। पर्टिकुलरली उसकी सीक्रेसी को जो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था जी। उसके बाद जो है कुछ डायरेक्शन दी गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को। डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए टाइम लिमिट रख दी गई थी, जिसके अनुसार जो है 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो 22,000 जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिए गए थे अप्रैल 2019 से लेके 2026 फरवरी तक जी, उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिटेल जो है उसमें जो है किसने वो खरीदा, कब खरीदा, कितने पैसे का खरीदा और उसके बाद किस पॉलिटिकल पार्टी ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एनकैश किया, ये डिटेल जो है फर्निश करनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो सब डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना था। तो आज जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मार्च को जो आखिरी जो डेट दी गई थी उन्होंने 3 या 4 मार्च को एक एप्लीकेशन मूव की, जिसमें कि उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा 30 जून तक कुछ ग्राउंड के आधार पर, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको जो है वो डाटा कोलेक्ट करने में और उसको मैच करने में थोड़ा समय ज्यादा चाहिए, 3 महीने 4 महीने का समय चाहिए। उन्होंने कुछ ग्राउंड लिखे थे। और दूसरी 2 पिटीशन जो हैं, जो पिटिशनर थे ADR और CIN, उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला था उन तीनों पिटीशन की सुनवाई का मामला था। जी, हमारे साथ प्रदीप जी भी बीजेपी से बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लोगों पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि आप लोगों की पार्टी को बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो फंड करते हैं और अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भी मांगी गई है। तो ऐसे में क्या लगता है अब आप लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि हमेशा से विपक्ष कहता नजर आया कि आप लोग उन व्यापारियों का नाम सामने नहीं आने देना चाहते हैं। देखिए, ये आरोप तो खैर लगते हैं और उनको लगते रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब देखिए कि SBI का पूरा मिलान करके डेटा देना चाह रही थी जी, जो कि डेटा बहुत सारा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है।
कि देखिए क्या है कि एसबीआई बस इतना कह रही है कि हमें और डेटा क्लैरिफाई कर लेने दीजिए, जिससे ये पता चल सके कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया बॉन्ड के थ्रू और किस पार्टी ने कितना भुनाया। तो सिंपल सीधी सी बात है। अभी क्या है कि पूरी तरह से अगर वो साफ सुथरी तौर पर नहीं है तो कंक्लूजन निकालने में मिसकंक्लूजन भी हो सकते हैं। और जो इकोसिस्टम है, हमारे देश में बहुत सारे इकोसिस्टम चलते हैं, उसमें जो इकोसिस्टम है वो आरोप खोजने के नए रास्ते खोज लेगा। जबकि एसबीआई कह रहा है, सरकार तैयार है कि भैया किसने कितना दिया, ये क्लियरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो जानी चाहिए। लेकिन अब माननीय न्यायालय को इसमें क्या आरोप हो सकता है, क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है और उनका मकसद क्या है, ये किसी सामान्य नागरिक, मेरे जैसे सामान्य नागरिक की समझ से परे है जी। तो अब देखिए, इंडी गठबंधन जिस प्रकार से उसकी रेत के महल के किले दर किले बह रहे हैं, ईंट दर ईंट बह रही है, रेत का महल है तो बहेगी, तो निश्चित तौर पे इस तरह की जब बातें देश में हो जाती है तो उनको एक नया अवसर मिल जाता है बहाने बनाने का और सरकार पे आरोप लगाने का। जी। देश की जनता समझ चुकी है कि ये कोई नई बात नहीं है और इससे वो कुछ न कुछ एक्सक्यूज दे करके, कुछ न कुछ अपनी विद्वता दिखा करके, जो कि बची नहीं है, कुछ न कुछ सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, जो कि असफल प्रयास होगा। और जब ये प्रयास असफल होंगे तो फिर वही कंफ्यूजन फैलाना ये शुरू करेंगे। विपक्ष की देखिए, हमें माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से भारतीय जनता पार्टी है, सरकार को कोई कभी परेशानी नहीं रहती है जी। लेकिन इकोसिस्टम या जो जजमेंट आते हैं उनको लेकर के या जो ऑब्जर्वेशन होते हैं माननीय न्यायालय के, उसको लेकर के इतनी जल्दी कंक्लूजन पे ये दौड़ने का प्रयास करते हैं कि जिससे भ्रम फैले। तो विपक्ष क्या कर रहा है देश की जनता भी समझ चुकी है और उससे बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी भी बनी हुई हैं। सुधा मिश्रा जी, कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? क्या लगता है इस फैसले से पारदर्शिता आएगी? जी, सबसे पहले तो नलिनी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम संविधान को बचाए रखने का जो प्रयास किया है उस पे एक मुहर लगी है जी। हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई आज भी अभी बैठ के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उस पे हम कुछ करेंगे। अरे भाई, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे जब आपने कार्रवाई देखी होगी, सबने देखी होगी, सबने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह से इनके एसबीआई के वकील थे उनको किस तरह जवाब दिया जा रहा था। सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि मैच करके दीजिए, हमने अब डाटा मांगा था, ये कुछ था ही नहीं। उसके बाद भी दर्शकों के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं जो ये दिखाता है कि ये लोग बिल्कुल भी किसी कोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कि जो चीजें पूरे देश की जनता देख रही थी, अधिवक्ता बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप बैठी हैं, ये भी बैठे हुए हैं, देखा होगा इन्होंने, इसमें विपक्ष के होने या किसी पक्ष के होने या यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, बात है देश की, देश के सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे आपके जज बैठ के कुछ आपको कह रहे हैं, कुछ आपसे मांग रहे हैं, उस पर आप बहानेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से उल जलूल जिसे वो बता रहे थे कि नहीं हमको ये करना है, हम 3 हफ्ते में करेंगे, 3 महीने में करेंगे। सोचिए, जब पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि पिछले 21 दिनों में क्या किया जी, कोई जवाब नहीं था और ये कह रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा। अरे मत दीजिए ना मौका, आपके भारत सरकार के अंडर में एसबीआई काम करता है तो पूछिए दुत्कार के उनको ललकार के पूछिए कि क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मानी, नहीं कर पाएंगे भाई। सिंपल सी बात है, आरटीआई क्यों लाया गया था कि इस देश में मतदान के द्वारा जो सरकारों को चुनने वाले लोग हैं वो जान सके कि इस देश में क्या हो रहा है। सुधा जी, आपको क्या लगता है क्यों सुप्रीम कोर्ट ये जो सुप्रीम कोर्ट से वक्त एसबीआई मांग रहा था, आखिर क्यों मांग रहा था? किसी को बचाने के लिए। अब बताने की जरूरत क्या है, तो सबको पता है, मतलब इसमें कुछ भी कहने वाला बचा ही नहीं है भाई, सबको मिला था। किसको बचा रही थी सरकार, किसके अंडर में आता है एसबीआई? क्या अपने देश की ऐसी संस्था है जो सरकार के ऊपर है? नहीं ना, वो सरकार के अंडर में काम करते हैं, एसबीआई वाले सरकार के अंडर में काम करते हैं। किसको मिला है, सबको पता है कि 90% पैसे किसको मिले हैं। इससे क्लियर हो जाएगा कि 90% जो पैसे इनको मिले हैं सारी पार्टियों को मिले हैं, लेकिन 90% और 10% में सब। तो आप सोचिए ना कि जब जिसने खरीदा, इन्होंने भुलाया, तो किसको कितना फायदा मिला ये मालूम चल जाएगा ना। तो किसका नुकसान है इसमें? इतना तर्क तो छोटा बच्चा लगा लेगा। छोटे बच्चे ने कुछ मांगा, आपने कहा एक माँ होने के नाते कि नहीं नहीं मैं दे नहीं पाऊंगी, पापा से पूछ लो, जबकि सबको पता है कि पापा की अथॉरिटी माँ के हाथ में है, माँ ही चला रही है घर, लेकिन वो उससे टालने के लिए कहीं और बहाना ले लिया। प्रदीप जी, सुधा जी कह रही है कि चुनाव से पहले आप लोग नहीं चाहते थे कि जानकारी सामने आए। अरे बहुत सारी जानकारी तो पहले ही पब्लिक डोमेन में है
कौन सी जानकारी न छिप जाती जिससे अरे हमारा तो लाभ हो डर किस जाता? बात का था? देखिए क्या क्यों होता है ना, प्रेशराइज समय किया संबंध गया चर्चा एसबीआई की को जाती है तो कि समझ अब में आता है। एसबीआई को धमकी तभी मिल यहाँ रही है कि बैठे अवमानना का लोग कब हैं, चलेगा किसी का भी केस? करंट अगर अफेयर्स उन्होंने की तरह 24 कमजोर घंटे नहीं में है। इतनी सारी इनकी सूचनाएं नहीं गठबंधन दिलाई की तो क्या दशा है? आप लोग बाकी सारी स्वायत्त संस्थाओं को काम नहीं करने देते हैं। हमें डरने की क्या आवश्यकता है? भारत डरने की आवश्यकता नहीं है, डर चुके हैं। आवश्यकता तो तब होती जब आप उस चीज को करने की प्रोसेस में होते। आप डरे हुए हैं। चुनाव आयोग का जो जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, जिनके लाने में आप लोगों ने एड़ी और अपना पूरा लगा दिया, वो इस्तीफा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हम डरे हुए नहीं है। प्रदीप जी, एसबीआई तो ऑडिट करती रहती है, सारी जानकारी मेंटेन करती है, तो ऐसे में क्या तकलीफ हो रही थी एसबीआई को? और 21 से 22 दिन का समय कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था, जब जानकारी देने को कहा था, तो 21 से 22 दिन हो गए सर, कितना वक्त लगेगा? अभी देखिए, एसबीआई या सरकार की कोई भी संस्था जो संवैधानिक संस्था है वो स्वतंत्र होती है। सरकार का काम जो है पार्लियामेंट में कानून बनाना है और एग्जीक्यूटिव की मदद से, न्यायपालिका छोड़ दीजिए, बाकी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मिलकर के इस देश को चलाने का काम करती है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर, मंशा पे भी सवाल उठ रहे हैं। मंशा पे तो सवाल उठाना इनका हक बनता है, उठाने दीजिए। लेकिन क्या ये नलिनी जी एक बात बोलने जबरदस्ती सरकार अगर कुछ इस प्रकार का कार्य करती है, एक बात बोलना चाहूंगी सुधा जी, जल्दी से अनुमति लेके। हाँ संजय सर, बस मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। तो उस अवसर को सरकार देने मैं प्लीज मुझे बोलने दें। ये संस्थाओं, ठीक है प्रदीप जी, सुन लेते हैं ना सुधा जी क्या कह रही हैं। ये संस्था, ये सरकार के और संस्थाओं की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता था वो बैठ के बोलते हैं कि जो बच्चे लाए गए थे वहां से, जिसका एक ऐड आया है, पापा जी सरकार ने बचा लिया, पापा देश में युद्ध रुक गया। संजय बंसल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय बंसल जी का भी रुख करना चाहूंगी मैं। सुधा जी, आपको मैंने मौका दिया। जी संजय जी, देखिए एसबीआई की ओर से क्या दलीलें कोर्ट में पेश की गई सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और साथ ही साथ देखिए सर, एक सवाल उभर कर आता है कि देखिए एसबीआई जैसे संस्थान तो ऑडिट करती रहती है, ऐसे में उनको जानकारी देने में क्या दिक्कत हो रही है? मैं इसी बात का जी जवाब सर, दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं कुछ बातें जो बताना चाहूंगा। देखिए संजय जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। जी प्रदीप जी, संजय जी मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपना माइक थोड़ा सा करीब रखें। कुछ समझ में नहीं आया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए अभी भी आवाज क्लियर नहीं है बहन जी। इसके पीछे जो है प्रदीप जी, संजय जी मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपने माइक को थोड़ा सा करीब रखें, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है सर हम तक। जी जी, आप ठीक है? जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे की बैकग्राउंड जरा आपको समझनी पड़ेगी। सरकार जो है 2019 में एक कानून लेके आई मनी बिल के द्वारा, जिसके द्वारा उन्होंने आपके कॉल उसके लिए उन्होंने दरवाजे खोले और उसमें एक सीक्रेसी का क्लोज डाला। जब उसको चैलेंज किया गया 2019 में, तो सरकार ने उसको अपोज किया, ये कहकर कि नागरिक का ये अधिकार नहीं है जानने का कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कैसे हो रही है। तो ये तो बेसिकली उसके पीछे जो पूरी आर्गुमेंट है केस की। एडीआर ने उसको चैलेंज किया कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को जानने का अधिकार एक नागरिक का, इसलिए कि डेमोक्रेसी में जब तक मुझे पता नहीं होगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की जा रही है वो किन लोगों द्वारा की जा रही है, तब तक मैं एक कॉन्शियस चॉइस उस पार्टी के प्रति नहीं कर सकूंगा। और यही पूरा क्रक्स है इस जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो इसीलिए ये बात तो कहना बड़ा गलत है कि सरकार का इसमें हाथ है। सरकार की एक बिल्कुल विफलता है इस स्कीम को लाते, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये तो एक कानूनी तौर पर मैं आपको। दूसरी बात जो आई कि जब पेंडिंग थी पिटीशन, उस दौरान जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए 6,500 करोड़ के, वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में जब फैसला दिया, तो अपने फैसले में क्लियरली उन्होंने जो है एक डायरेक्शन का पैराग्राफ 219 है, 219 नंबर पैराग्राफ जो है, उसमें उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दिया कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड इस इंटरिम पीरियड में, उससे पहले नहीं, क्योंकि स्कीम तो 2018 से लागू थी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किन्होंने खरीदा, कितने पैसे का खरीदा, और उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किन लोगों ने, किन पॉलिटिकल पार्टीज ने एनकैश कराया, पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड को किस पॉलिटिकल, क्योंकि 22,000 कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो इशू ये है कि ये तो सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कितनी हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर करना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, इंटरिम डायरेक्शन के अनुसार जो है उन्होंने अपनी डिटेल्स जो है इलेक्शन कमीशन में सबमिट किए। सबको पता है कि 6,500 करोड़ का 75% जो है बीजेपी को गया, 25% बाकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, ये सबको पता है। लेकिन वो 6,500 करोड़ रुपया किन लोगों का था, किन कंपनियों का था, किन इंडिविजुअल्स का था, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो कि सीक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। तो एक तो ये डिटेल आना बहुत जरूरी है कि वो
22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड किन लोगों ने खरीदे। जी। दूसरा इश्यू जो है जिसके बेसिस पे आज जो एक एम्बिग्यूटी थी जजमेंट में कि ये लिंक जो है कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने जो 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड है वो किन पॉलिटिकल पार्टीज ने एनकैश कराए इंडिविजुअली 22,500 इंडिविजुअली जी। हर इलेक्टोरल बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी ने कनेक्ट एनकैश किया है, ये कनेक्शन जो है इसके ऊपर जो है एसबीआई ने एप्लीकेशन फाइल किया कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जो कड़ी है उस कड़ी को उन्होंने सीक्रेट रखा, सरकार के कानून के द्वारा सीक्रेट रखा और उसके मिलान के लिए उनको 3 महीने का समय थी, जो अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है क्योंकि 30 जून का मतलब है कि वो इलेक्शन के बाद इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, जबकि एसबीआई जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। मैं नहीं समझता कि उनके पास मैन पावर की कमी है या किसी टेक्नोलॉजी की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है। जो इंफॉर्मेशन आप कल शाम तक वो देंगे ये पहले भी दे सकते हैं। दूसरा सवाल आपने जी, चलिए माफी चाहूंगी सर, बीच में आपको रोक रही हूँ, समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें आपको कि 15 मार्च की शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सारी डिटेल्स एसबीआई को देनी होगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव से पहले जब जनता को पता चलेगा कि किस दल को कितना ज्यादा चुनावी चंदा मिला है तो जनता की प्रतिक्रिया आखिर इस पर क्या होने वाली है। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।